Today's fourth article is based on artificial intelligence with title Directing AI for Better and Smarter Legislation। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किस प्रकार से और अच्छे और स्मार्ट कानून को बनाया जा सकता है। तो देखा जाए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड ओवर। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो समय है अभी, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ये सारी चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायरे में आते हैं, तो ये उद्यमी जो हैं, एंटरप्रेन्योर, उनको आकर्षित कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर को आकर्षित कर रहे हैं, इसके साथ साथ पॉलिसी मेकर को भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना। मोस्ट मेच्योर डेमोक्रेसी आर नाउ यूजिंग एआई टूल्स फॉर बेटर पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स। जो मतलब हम कह सकते हैं मेच्योर जो लोकतंत्र हैं, डेमोक्रेसी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक टूल के रूप में इस्तेमाल कर रही है कि एक मतलब लेजिस्लेशन की जो प्रक्रिया होती है, विधायी प्रक्रिया, उसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए, पार्लियामेंट की जो प्रक्रिया है उसको उसके लिए। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें तो एआई टूल्स कैन असिस्ट पार्लियामेंटेरियंस इन प्रिपेयरिंग रेस्पॉन्सेज फॉर लेजिस्लेटर्स, इनहांसिंग रिसर्च क्वालिटी, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी बिल, प्रिपेयरिंग ब्रीफ्स, providing information on particular house rules, legislative drafting, amendments, intervention, etc। मतलब आप अगर देखिएगा तो एआई टूल क्या कर सकता है ना, जो सांसद होते हैं, जो पार्लियामेंट में बैठने वाले जो लोग होते हैं, उनको हेल्प कर सकता है कि आप मतलब जो अपना रेस्पॉन्स देते हैं उसको प्रिपेयर कीजिए, रिसर्च कर सकते हैं, बेटर रिसर्च, इंफॉर्मेशन किसी भी विधेयक से संबंधित कोई भी छोटा मोटा कोई भी, मान लीजिए कुछ सूचनाएं अगर जारी करनी हो तब, और दोनों हाउसिंग जो हाउस होते हैं, मतलब सदन, तो सदन के जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशन समय समय पे देना, लेजिस्लेटिव का मतलब कोई भी विधेयक का ड्राफ्टिंग करना, अमेंडमेंट करना, इंटरवेंशन करना, ये सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। दे कैन also empower legislators to make informed decisions by having access to insights into citizen grievances। तो they can also मतलब वो जो legislator को हेल्प कर सकते हैं कि आप पहले से इन्फॉर्म करके डिसीजन लाइए और इसका एक्सेस हर एक सिटीजन तक पहुंचाइए, ताकि सिटीजन की जो शिकायत है, मीडिया का जो ओपिनियन है और जो सिटीजन सेंट्रिक एसोसिएशन का जो वॉइस है, नागरिकों का जो आवाज़ है, वहाँ तक पहुँच पाए और तार्किक रूप से आप सटीक रूप से कोई भी एक्ट को, विधि को बना सके। मेनी ऑब्स्टेकल्स, कई चुनौतियां, जैसे फॉर एआई टू वर्क इन इंडिया, वो कई चुनौतियां हैं जो इसको रोक रही है। मतलब एआई के लिए भारत में काम करने के लिए भी फर्स्ट नीड टू कोडिफाई आवर लॉ, हमें सबसे पहले अपने कानून को कोडिफाई करना होगा, मतलब उसको डिजिटलाइज करना होगा, डिजिटाइज करना। द चैलेंज विद करंट लॉज आर दे आर ओपेक, कॉम्प्लेक्स एंड देयर is a which translation gap between law making and law implementing and law interpreting organization। मतलब अभी के जो वर्तमान जो कानून है भारत में, जितने भी कानून है, तो उसमें से समस्या उससे संबंधित ये है कि वो इतने ज्यादा जटिल हैं, इतने बुझे हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं आपस में, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि, और उनमें जो है ना, लॉ बनाने वाले, लॉ लागू करने वाले और लॉ से संबंधित जो इंटरप्रेट, तार्किक, जो तर्क वितर्क करने वाले ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो इनके बीच आपस में बहुत ही ट्रांसलेशनल गैप होता है, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स कानून का कई प्रकार से व्याख्या निकाल दी जाती है। इंडियन गवर्नमेंट हैज डन वेल टू सेट अप इंडिया कोड पोर्टल। भारत सरकार ने एक काम किया है अच्छा, कि इंडिया कोड पोर्टल एक लॉन्च किया है, सेटअप किया है, बट इट कैन नॉट बी इंटायरली रिलाइड अपॉन ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। लेकिन इसको पूरी तरह से आप बोलिए कि हाँ, सत्य की यही एकमात्र सोर्स है, इसके रूप में इसको मतलब निर्भर इस पे नहीं किया जा सकता, इस पे बिलीव नहीं किया जा सकता। द इंटरफेस शुड कंटेन अ complete chain right from the parent act to the subordinate pieces of legislation passed by the central government and amendment notification, enabling any entity to get a 360-degree view। जो इंटरफेस है कंप्लीट चेन का, लॉ मेकिंग के प्रोसेस का, पेरेंट एक्ट जो होता है उससे, उसके बनाए जाने की शुरुआत से ही, और उसके जो सबऑर्डिनेट फीस बनती है, उसमें जो अमेंडमेंट वगैरह होते हैं, ये सारे चीज जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, उसमें अमेंडमेंट करती है, ये सारे चीज का 360 डिग्री व्यू होना जरूरी है।
Such a requirement becomes more critical in special situations such as COVID-19। और इस प्रकार की जरूरत तब और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब COVID-19 जैसी विशेष परिस्थितियां उभर कर आती है। फॉर एग्जाम्पल, इन मेजर्स रिलेटेड टू COVID-19, द सेंट्रल गवर्नमेंट issued over 900 notifications while state government issued over 6,000 notifications on this subject data as on। मतलब आप देखिएगा कई उपाय किए गए कोविड-19 के समय। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 900 नोटिफिकेशन जारी किए, स्टेट गवर्नमेंट सारे स्टेट गवर्नमेंट मिला के 6,000 नोटिफिकेशन जारी किए। तो ये किसमें डाटा के बेसिस पे किए, ऑनलाइन पोर्टल पे किए। We need to make laws machine consumable with central law engine। हमें एक लॉ को जो है ना एक मशीनीकृत करके बनाना होगा जिसमें सेंट्रल लॉ इंजन के रूप में वो काम करे, एंड which can be a single source of truth for all acts, subordinate pieces of legislation, gadgets, compliances and regulations। मतलब एक आप सेंट्रल एक लॉ इंजन बनाइए, एक इंजन बनाइए जहां पर सारे एक्ट के बारे में हो, रेगुलेशन, सबऑर्डिनेट गैजेट, जो भी सरकारी गैजेट से आता, कंप्लायंस, नियम विनियम, विधेयक, कानून, सारे चीज का उसमें एक जगह इकट्ठा हो, ताकि कभी भी कुछ मान लीजिए इंटरफेरेंस हो रहा हो, कभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो, तो आपस में वो डिटेक्शन हो सके वो एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू। AI can tell us if an entrepreneur wants to open a manufacturing unit in Maharashtra and what acts and compliances are applicable। तो इस प्रकार से AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बता सकेगा कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर उद्यमी मान लीजिए एक महाराष्ट्र में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करना चाह रहा है, तो उसके लिए कौन सा कानून, कौन सा नियम विनियम उसको फॉलो करना होगा, उस सेंट्रल इंजन से, उस सिस्टम से तुरंत पता चल जाएगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बर्डन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। कई बार देखने को मिलता है कि नौकरशाही वर्ग, जो अधिकारी वर्ग, तरह तरह के कानून विनियम नियम थोप के उस एंटरप्रेन्योर को रोकना चाहते हैं या उसमें ब्राइब लेना चाहते हैं, भ्रष्टाचार के मामलों में घूस लेना, रिश्वत लेकर उस चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस चीजों में बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आने की संभावना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। इफ ए सिटीजन वांट्स टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, एआई कैन रिकमेंड which schemes are eligible based on the details provided by system। अगर कोई नागरिक है, आम नागरिक, उनको चाहिए कि कोई एक वेलफेयर जन कल्याणकारी स्कीम्स आई हैं, तो क्या हम उसमें एलिजिबल हैं या नहीं, क्या हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, तो वो तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके एलिजिबिलिटी को उसके डिटेल्स के द्वारा बता सकता है। अभी के समय में क्या होता है कि आप कहीं पब्लिक ऑफिस में जाइए, वहां पर अपनी एलिजिबिलिटी को लेकर तो तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है ऑफलाइन के, ये लाइए वो लाइए तब आपको मिलेगा। और इस इतने मतलब आपाधापी के कारण जनता फिर रिश्वत देने को बाध्य हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी रहती नहीं, और पब्लिक जो सिस्टम है, पब्लिक ऑफिस है, ये करप्शन का शिकार हो जाती है। तो आगे देखते हैं असिस्टिंग लेजिस्लेटर। तो ये एआई किस प्रकार से लेजिस्लेटर्स को, जो सांसद जो है पार्लियामेंट को, किस प्रकार हेल्प कर सकता है। कंपेयर टू वेस्टर्न डेमोक्रेटिक नेशंस, इन इंडिया पार्लियामेंट्रीज मैनेज कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद ह्यूज पॉपुलेशन। अगर आप पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों की तुलना में इंडिया को देखिएगा तो इंडिया में भी लोकतंत्र है, दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों में भी लोकतंत्र, लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही मैनेज्ड है, जबकि इंडिया एक ह्यूज पॉपुलेशन का कंट्री है। बहुत ही बड़े पॉपुलेशन के साथ यहाँ सांसद जो होते हैं पार्लियामेंटेरियंस, वो मैनेज करते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र को। AI can analyze citizens' grievances and social media responses and flag issues priorities that need immediate attention। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो सिटीजन के जो नागरिकों की शिकायत हैं और सोशल मीडिया में जो उनके रेस्पॉन्स आए हैं, ये सारी चीज को एनालिसिस करेगा तुरंत, और उसमें सारे इशू को फ्लैग करेगा, पॉइंट आउट करेगा और प्रायोरिटी देगा किस इशू को, किस मुद्दे को जल्दी से अटेंशन किए जाने की जरूरत है। इन सारी चीज में प्रायोरिटाइज किया जाएगा एआई के थ्रू, ये किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो असिस्ट पार्लियामेंटेरियंस इन सीकिंग सिटीजन इनपुट्स फॉर पब्लिक कंसल्टेशन ऑफ द लॉज एंड प्रिपेयरिंग एन मैनिफेस्टो। और ये जो है ना पार्लियामेंटेरियंस को इस प्रकार से भी हेल्प कर सकता है कि जो एक्चुअली नागरिक क्या चाहता है, नागरिकों की जरूरत क्या है, उनकी सिटीजन इनपुट्स का जो मांग है, उन चीज के लिए उन आवश्यकताओं के अनुरूप हम लॉ बनाएं और पब्लिक कंसल्टेशन करके एक मैनिफेस्टो बनाएं। और पब्लिक कंसल्टेशन का एक बहुत ही हेल्पफुल जरिया प्लेटफॉर्म हो सकता है एआई के थ्रू। Many parliaments across the world are now actively experimenting the AI-powered assistance
कई पार्लियामेंट अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे विश्व में अभी जो है ना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एआई पावर्ड असिस्टेंस के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब सहायता के द्वारा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इंट्रोड्यूस्ड एन एआई टूल फॉर ऑटोमेट एंड प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डिफरेंसेस बिटवीन बिल्स अमेंडमेंट्स एंड कंट्री। जो हमारा देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, वहाँ तो मतलब जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ पर दो सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये दोनों में से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने एआई टूल को इस्तेमाल किया है, इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वो कोई भी बिल्स हैं, अमेंडमेंट्स है या करंट लॉ है, इनमें आपस में डिफरेंसेस को एनालाइज कर सके। एंड दिस इज द इमेंस हेल्प टू लेजिस्लेटिव स्टाफ्स टू रेडिली सी द इम्पैक्ट ऑफ amendatory provisions in the bills that they move through the legislative process। और ये एक बहुत ही मतलब सहायकारी साबित हो रहा है लेजिस्लेटिव स्टाफों के लिए, मतलब जो सांसद में स्टाफ होते हैं उनके लिए, तो कि वो मतलब तुरंत रैपिडली इसके इम्पैक्ट को देख लेते हैं कि कोई भी मान लीजिए लॉ है, कानून है, उसका अमेंडमेंट हुआ, उसके कोई नए प्रोविजन जोड़े गए, तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द सिटीजन्स क्या हो रहा है उसको तुरंत नोटिफाई, उसको तुरंत ऑब्जर्व करने के लिए लेजिस्लेटिव जो स्टाफ्स होते हैं उनके लिए बहुत ही आसानी हो रही है। और इससे के कारण लेजिस्लेटिव प्रोसेस में मतलब मूवमेंट आ रहा है जल्दी से। अब आप नीदरलैंड को देखिएगा, नीदरलैंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जांपल के रूप में हैज इंप्लीमेंटेड द स्पीच टू राइट सिस्टम व्हिच कन्वर्ट्स वॉइस टू टेक्स्ट एंड आल्सो ट्रांसलेट वॉइस इनटू रिटन रिपोर्ट्स। अब नीदरलैंड के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है, स्पीच टू राइट। उसमें उस सिस्टम का क्या है कि वो वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं और ट्रांसलेट भी करते हैं, वॉइस को वॉइस टू वॉइस ट्रांसलेट करते हैं रिटन रिपोर्ट्स का। तो वॉइस का भी रिटर्न रिपोर्ट में ट्रांसफर मतलब ट्रांसलेशन किया जाता है। तो इसके कारण वो जो ट्रांसपेरेंसी होती है, जो अंतर्द्वंदता बन जाती है बिल में, प्रोविजंस में, आपसी एक्ट में, तो वो चीज में बहुत हद तक रोकथाम मिल जाता है यहाँ। एज पर द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन as international organization of national parliaments, speech to right comprises automatic speech recognition and automated editing capabilities that can remove filler words, make grammatical corrections and propose editing decisions। मतलब जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, अंतर संसदीय संघ जो है, मतलब वो क्या है ना, वो पूरे देश मतलब पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्रीय, जितने भी सांसद वाले पार्लियामेंट वाले देश हैं, मतलब जहां जहां पार्लियामेंट है, हालांकि लगभग आप एज यूजुअल देखिएगा हर एक देश में पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंटों सभी पार्लियामेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो उनका कहना है कि स्पीच टू राइट सिस्टम जो है ना, ये ऑटोमेटेड स्पीच, मतलब आप कहीं स्पीच दे रहे हैं तो उसको रिकॉग्निशन करने का ये इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, एडिटिंग कैपेबिलिटी है, और ये जो है वर्ड्स को फिल्टर कर सकता है, ग्रामेटिकल जो करेक्शन है वो कर सकता है, एडिटिंग डिसीजन भी दे सकता है। अब जापान से एआई टूल असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ रेस्पॉन्स फॉर द इट्स लेजिस्लेचर एंड आल्सो हेल्प्स इन द ऑटोमेटेड सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट हाइलाइट्स इन पार्लियामेंट्री डिबेट्स। जापान के एआई टूल को आप देखिएगा तो वो हेल्प करता है कि लेजिस्लेचर में कई रेस्पॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए, और ऑल्सो मतलब ऑटोमेटिक सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट हाइलाइट्स इन पार्लियामेंट्री डिबेट। मान लीजिए कहीं संसद में बहस हो रही है, तो बहस में तो हर एक मुद्दा आएगा, और उस जगह पे कौन सा हाईलाइट, कौन सा बात मतलब वहां पर मुख्य मुद्दा रहा, इस चीज को ऑटोमेटिक सिलेक्शन करने का जो तरीका है वो जापान के एआई टूल में है। ब्राजील का अगर एग्जांपल देखें तो ब्राजील हैज डेवलप्ड एन एआई सिस्टम कॉल्ड यूलिसेस which supports transparency and citizen participation। ब्राजील ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम यूलिसेस को डेवलप किया। उसका वो क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करता है, ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखता है, और सिटीजन का पार्टिसिपेशन, मतलब सांसदीय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को बढ़ाने का काम करता है। द गुड न्यूज इज दैट इंडिया इज ऑल्सो इनोवेटिंग एंड वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज डिजिटल, सच एज वन नेशन वन एप्लीकेशन एंड द नेशनल ई विधान पोर्टल। अगर आप देखिएगा तो भारत के लिए खुशखबरी ये है कि भारत भी पार्लियामेंट्री प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल माध्यम का उपयोग करने के लिए प्रयासरत है, वन नेशन वन एप्लीकेशन के तौर पे, और उन्होंने एक नेशनल ई विधान पोर्टल भी शुरू किया है भारत में। AI कैन सिमुलेट द पोटेंशियल इफेक्ट्स। अब नेशनल ई विधान पोर्टल में थोड़ा बात कर लेते हैं, ये क्या है, हर एक कानून चीज का जो आपका स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, सारे कानून का उस पोर्टल में आपको मतलब कोडिफिकेशन मिलेगा। AI कैन, अब आगे देखते हैं, AI कैन सिमुलेट द पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ लॉ, मतलब किसी भी कानून की संभावित
क्या प्रभाव हो सकते हैं, कोई भी कानून अभी बना उसका क्या संभावना है कि आगे क्या प्रभाव हो सकता है, उस चीज का ये मतलब भविष्यवाणी या सिमुलेशन कर सकता है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, वेरियस डेटा सेट्स सच एज द सेंसस डेटा ऑन हाउसहोल्ड कंजम्पशन, टैक्स पेयर्स, बेनिफिशियरीज फॉर फ्रॉम वेरियस स्कीम्स एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी मॉडल। आप देखिए कि डाटा जो होता है सेंसस जनगणना का, घरेलू उपभोग का, टैक्स पेयर का, बेनिफिशियरी का, मतलब जो भी सारे स्कीम्स सरकार द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, उन स्कीम्स के जो भी बेनिफिशियरी है उनके जो डाटा है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डाटा है, सारी चीज को मॉडल किया जा सकता है एआई के थ्रू। इन दैट केस एआई कैन अनकवर पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ ए पॉलिसी। और ये क्या है ना कि मतलब एआई जो है किसी भी पॉलिसी नीति का जो पोटेंशियल क्या है, क्षमता क्या है, क्या संभावना है, उस चीज को जो ढका हुआ पार्ट था पहले, लग रहा था कि हाँ ये चीज तो तभी होगा ना जब एक्चुअली ये रियल में घटित होगा, कोई भी कानून बना उससे संबंधित क्या प्रभाव होगा वो तब होगा जब रियल टाइम उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। नहीं, एआई के तहत आप उसकी पोटेंशियल को देख सकते हैं कि हाँ दिस कैन बी डन, but at the same time it can also helps in the flagging laws that are outdated in present circumstances and which require amendment। और इसके साथ साथ अभी बहुत ऐसे कानून हैं जो बहुत पुराने हो गए हैं और आउटडेटेड हो चुके हैं, उनका अभी प्रेजेंट परिस्थितियों, वर्तमान परिस्थिति में कोई जरूरत नहीं है, उन चीजों को वो वहां मार्क करेंगी, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद मार्क कर देगी, फ्लैग कर देगी और बोलेगी कि नहीं इसमें ये संशोधन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, वी ऑल से हाउ द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 फेल्ड टू एड्रेस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन व्हेन द वायरस सीम्ड टू हैव ओवरवेल्म्ड द कंट्री। आप हम लोग देखें कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का जो था ना, वो एक महामारी रोग अधिनियम था, तो उन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन को एड्रेस करने में फेल हो गया, वो उस समय असफल रहा ये एक्ट। तो क्योंकि वायरस जिस हिसाब से एक्सप्रेड कर रहा था, तो ये एक्ट उसमें मतलब रेलेवेंस रहा नहीं। नॉट जस्ट दिस, मेनी अदर प्रोविजंस इन आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, आर कंट्रोवर्शियल एंड रेलेवेंट। और केवल यही नहीं, आप देखिए आईपीसी जो है भारतीय दंड संहिता, वो 1860 का भारतीय दंड संहिता है और उसका बहुत ऐसा प्रोविजन है जो उस समय के काल में, आप देखिए अभी 160 साल के बाद बहुत ऐसा परिस्थितियां बदल गई है जो उस समय के प्रोविजंस को अभी के वर्तमान सिचुएशन में रेलिवेंट नहीं मानती है। तो इस चीजों में कंट्रोवर्शियल हो चुका है, रिडंडेंट, तो इन चीजों को भी वो एड्रेस कर सकता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 309 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, मतलब इंडियन पिनल कोड का आर्टिकल 309 आप देखिएगा तो कंटिन्यूज टू बी क्रिमिनल ऑफेंस, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस के बारे में दिखाया गया है। ये अटेम्प्टेड सुसाइड या अटेम्प्ट के बारे में बताया गया, मतलब अटेम्प्टेड सुसाइड, you have to understand article 309 of IPC said attempted, मतलब somebody who attempted suicide, मतलब the person is no more and he is to continues to be a criminal offense। मतलब आप समझिए कि कोई आदमी सुसाइड कर लिया, वो आदमी है ही नहीं, वो अब क्रिमिनल बन गया है, क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो अब सजा आप किसको देंगे। तो ऐसी चीजों का, ऐसे प्रोविजंस का जो अभी कंट्रोवर्शियल बन गया, अभी जो अप्रासंगिक हो चुका है, इन सब चीजों को एड्रेस करने, उनमें सुधार करने के लिए एआई बहुत हेल्पफुल हो सकता है। वी हैव मेनी पीसेस ऑफ क्रिमिनल लेजिस्लेशन दैट वर इनेक्टेड मोर देन 100 years ago that are of hardly any use today। हमें जो है ना क्रिमिनल लेजिस्लेशन का, जो आपराधिक कानून का कई ऐसा हमारे पास खंड है जो अभी 1 साल पहले, एक मतलब 100 years पुराना हो चुका है, लेकिन वो अभी भी यूज होता है। सम ऑफ इंक्लूड द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट 1867, पब्लिक गैम्बलिंग 1867 एंड प्रेजेंस एक्ट। जैसे आप देखिए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, मतलब बुक और प्रेस का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 का है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का है, 1894 का प्रेजेंस एक्ट, ये सब चीज जो है ना अभी बहुत हद तक इरेलीवेंट होने लगी है, तो ये चीजें अभी भी स्टिल वर्किंग। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज गिवन a strong thrust to digital India initiative and a digitization of service। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक में हम सब ये जग जाहिर है कि उन्होंने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को बहुत बड़ा एक मतलब बल दिया, थ्रस्ट दिया है। और उसमें सर्विसों का, जितने भी प्रकार के सर्विसेज पहले प्रचलित थे बिफोर 2020 कोविड-19 से पहले, तो उसका डिजिटाइजेशन में बहुत तेजी आई थी, मोमेंटम। और ये जो संवेग आया है, ये जो तेजी आई है, नीड्स टू बी केप्ट up and utilized in the field of law policy making parliamentary activities harnessing the power of AI। तो इस चीज को, इस तेजी को हमें पार्लियामेंट और पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में भी लाने की जरूरत है, ताकि जो है
बेहतर कानून भारत में बन सके। While doing all this, it needs to be ensured that the use of AI must be encouraged to be open, transparent and citizen friendly manner। लेकिन हाँ, इस चीज पे ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसको भी आप सेक्रेट रूप से ना करें, उसको पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रखिए, ओपन रखिए और सिटीजन फ्रेंडली रखिए, ताकि सिटीजन शुड अवेयर अबाउट व्हाट इज going on in parliament and what is done by the top authorities of the Indian government। तो ये हो गया, AI इज पावरफुल टूल, ये बहुत शक्तिशाली टूल है, बट एट द एंड ऑफ द डे वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट इट मीन्स टू एन एंड एंड नॉट एंड इन इटसेल्फ। मतलब आपको समझना होगा इस चीज में, AI बहुत ही शक्तिशाली चीज है, इसको आप यूज कीजिए, लेकिन आपको समझना है कि ये साधन है, साध्य नहीं। ये अपने आप में साध्य नहीं बल्कि साधन है, उस साध्य को पूरा करने के लिए जिस साध्य से पब्लिक वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कम हो, पर्यावरण संरक्षण हो, ये सारे चीजों का साध्य की पूर्ति करने के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल हो। दैट्स ऑल।